द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की खास बड़ी खबरों पर। तो पहली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। हाल ही में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर को कई सौगातें दी गई। वहीं पे कुछ नई सौगातें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सामने आए। आपको बता दें कि कटरा रेलवे स्टेशन समेत कई रेलवे स्टेशनों की आज आधारशिला रखी गई। वहीं पे जिला पुंछ को भी तोहफा दिया गया। जिला पुंछ के राजा सुखदेव अस्पताल में एक नए ब्लॉक की आधारशिला रखी गई। इस ब्लॉक का नाम क्रिटिकल केयर ब्लॉक रखा गया, जो कि क्षमता रखता है 50 बेड की और मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ावा देते हुए एक अहम कदम भी माना जा रहा है। सर, ये जो आज एक नई सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, इनके बारे में मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी जानकारी आप दर्शकों को जरूर दें। अर्षा, वर्चुअली ये इनॉग्रेट हुए हैं और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का, बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और बहुत सारों की इनॉग्रेशन भी हुई है। इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब जम्मू आए थे तो यहाँ पर उन्होंने जो एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग जो बनने जा रही है, जो न्यू टर्मिनल है, उस पर हमने एक वीडियो भी दिखाया था कि वो कितना खूबसूरत जम्मू बन रहा है। इसी तरह से आपने हॉस्पिटल का जिक्र किया, तो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए देश भर में जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह से आपने कटरा रेलवे स्टेशन का जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 41,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। देश भर में लगभग 554 के आसपास रेलवे स्टेशन हैं जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं जी। अब आप ये पूछेंगे कि किस तरह की डेवलपमेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन जो है वो बनने जा रहे हैं, जिनमें शॉपिंग मॉल्स भी होंगे, एस्केलेटर्स भी होंगे, लिफ्ट्स भी होंगे। यानी वो जो 5 स्टार का हम कह सकते हैं ना, या फिर दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में जो कॉन्सेप्ट है मेट्रो रेलवे स्टेशंस का, हमने देखे भी हैं जी। उसी तरह से उसी तर्ज पे जो है वो कोशिश की जा रही है कि 554 रेलवे स्टेशंस जो है देश भर में, उनको जो है वो बेहतरीन बनाया जाए, खूबसूरत बनाया जाए। और ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है, इसके तहत जहां मैंने कहा 554 रेलवे स्टेशन, उसी तरह से 1500 रोड ओवर ब्रिजेस जो है वो बनने जा रहे हैं। जिस ब्रिज का आपने जिक्र किया जो सांबा में है, वो इसी तरह का एक ब्रिज जो है वो बनने जा रहा है। और जब रेलवे स्टेशन वगैरह की हम बात कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन में क्या कुछ होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें शॉपिंग जोन्स होंगे, फूड कोर्ट होगा, किड्स प्ले एरिया होगा, एस्केलेटर्स होंगे, वेल एसी वगैरह इसमें जो है वो प्रॉपर होगा, ट्रांसवेटर्स होंगे, जो दिव्यांग वगैरह होंगे उनके लिए अलग फैसिलिटी होगी, लिफ्ट्स वगैरह होंगे। तो पहले ही मैंने इस चीज़ का जिक्र किया कि बहुत खूबसूरत जो है वो बनाया जा रहा है इन रेलवे स्टेशंस को। तो उसी कड़ी में चूंकि ये जो कटरा रेलवे स्टेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो इसलिए एक प्रिविलेज लिया गया है जम्मू कश्मीर के लिए कि माता वैष्णो देवी के चरणों में जो कटरा रेलवे स्टेशन है उसको जो है इस लेवल का बनाया जाए, ताकि यहाँ पे जो लोग आए या यहाँ से जो लोग जाएं वो एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं। बिल्कुल, और ये एक अहम कदम जो है जम्मू कश्मीर के लिए भी माना जा रहा है। पर अब आपको मैं तस्वीरें पुंछ जिले से भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे आधारशिला क्रिटिकल केयर ब्लॉक की रखी गई। तो चलिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। 400 करोड़ की लक्ष्य सेवा गुजरात सरकार द्वारा राजकोट पीडीयू हॉस्पिटल खाते रुपया 120 करोड़ ना खर्चे संघीय बुनियाद रखा गया है। पुंछ जब भी यहाँ पर कोई हमारा पेशेंट सीरियस हो जाता है तो यहाँ से जम्मू से शिफ्ट करने में 7 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एडवांस फैसिलिटी हमें मिली है यहाँ पर कि 24 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेडेड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो है बड़े ही सोफिस्टिकेटेड होंगे और साथ ही साथ फैकल्टी जो है वो बड़ी एडवांस्ड फैकल्टी यहाँ पर रखी जाएगी इस स्कीम को लेकर के। तो सरहदी ज़िला पुंछ एक हमारी एक देरीना मांग रही है पुंछ के आवाम की कि हमें एम्स दिया जाए। एम्स तो हमें नहीं मिला, तो मैं समझता हूँ कि एक मिनी एम्स हमें मिल गया है। 50 आदमी अगर बैक या वक्त अगर सीरियस हो जाते हैं, उन्हें यहाँ से जम्मू, दिल्ली या लुधियाना शिफ्ट करने की नौबत आती है तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है। तो ऐसे में उन मरीज़ों की सीरियस जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी जान तक कम से कम
इस क्रिटिकल केयर यूनिट की बदौलत बचाई जा सकेगी। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी राया में दूसरे एरोसोल विंटर स्कूल 2024 का उद्घाटन किया गया। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं उद्घाटन समारोह की और क्या कहना था उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का, आइए दिखाते हैं। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। जम्मू और श्रीनगर दो बड़े शहरों में धीरज गुप्ता बता रहे थे, वायु प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी शुरुआत की गई है, लेकिन इससे सब कुछ हो जाएगा ऐसा हम भी नहीं मानते हैं। और एक ऐसा अभियान है जो सिर्फ सरकारी कवायद से चल भी नहीं सकता है। एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने, इकोलॉजी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए तथा क्लाइमेट चेंज की अन्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए समाज के हर एक व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। इस बात को मंत्र की तरफ मन में बैठाने की जरूरत है कि आम नागरिक, एक्सपर्ट्स, शहरी स्थानीय निकाय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बेहतर समन्वय के द्वारा हम एयर क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग पार्टीज द्वारा कमर कस ली गई है, पर ऐलान की बात करें तो पार्टी द्वारा ऐलान किया गया है जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और ऐलान ये किया गया है कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला से जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन जो है वो संसदीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, इस तरह का ऐलान पहला ऐलान माना जा रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जहां पे बाकी पार्टीज की बात करें कहीं पे अभियान चलाए जा रहे हैं तो कहीं पे अभी विचार विमर्श पे ही सुई जो है वो अटकी हुई है, पर पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करें पहला ऐलान माना जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, ठीक है आपने। और बाकी राजनीतिक पार्टियों की हम बात करें तो अभी कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन हो रहा है, और जहाँ तक सजाद गनी लोन का है, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, जम्मू कश्मीर में जो है मंत्री रह चुके हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। बारामूला में इनका अच्छा होल्ड है और उन्होंने ये तय किया कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पहली ऐसी पार्टी बनी जम्मू कश्मीर में जिन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट को जो है वो घोषित किया है। अब मुझे लगता है कि जितने दिन नज़दीक आएंगे, हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं बहुत करीब आ रहे हैं, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधियां जो है वो बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कैंडिडेट्स के चयन को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बैठकें कर रही हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो सभी पार्टीज़ ने जो है बनाए हुए हैं। हमने पिछले दिनों देखा भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाकर जो है वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और चेहरे जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे कि वो कैंडिडेट्स होंगे असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो साइबर फ्रॉड के मामले आपने भी कई बार सुने होंगे, कई बार देखे होंगे, और इससे लेकर कई बार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। साइबर सेल का निर्माण किया गया है, पर एक ऐसा मामला जम्मू शहर से जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग ही संलिप्त पाया गया है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा मामला जिसमें जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन को ही फंसाया गया है, ट्रैप किया गया है, और उनके नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कई तरह की अकाउंट्स बनाकर पैसे भी हेंठे गए हैं। सर, इस तरह का मामला सामने आना, जहां पे हम देखते हैं कि पुलिस विभाग हमेशा तत्पर रहता है लोगों की सुरक्षा के लिए, पर अब ये एक सवाल सामने आ रहा है कि जब पुलिस विभाग ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे? अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम क्लैरिटी करें तो ये एक फेक प्रोफाइल जो है वो जनरेट किया गया है, और अक्सर हम देखते हैं जो लोग ये काम करते हैं वो किसी भी बड़े पर्सनैलिटी का जो है वो फेक फेसबुक आईडी या फिर बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगले आदमी को इम्प्रेस करना, उससे पैसे वगैरह वसूल करना आसान हो जाता है। तो इस केस में थोड़ा सा क्लैरिटी ये करें कि वो फंसे नहीं हैं, बल्कि फेक आईडी जो है वो किसी ने क्रिएट की है, उनकी फ़ोटोग्राफ भी लगाई है, और फिर उसके बाद ये तो रूटीन बन चुकी है कि वो पैसे मांगने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो एक अलर्ट आज जारी किया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे क्रिएट किए हैं प्रोफाइल्स वगैरह, उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू की है।
लेकिन ये कोई नया मोटस ऑपरेंडे तो नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा है। बहुत सारे लोग जो है, खासकर वो लोग जो ऐसे फ्रॉड्स करते हैं, जो साइबर फ्रॉड्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं ताकि आम लोगों को, उन लोगों को जो ज़्यादा टेक सेवी ना हो, उनको निशाना जो है वो बनाया जाए। लेकिन इस केस में खुशी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इमीडिएटली इनिशिएटिव लेकर जो है वो लोगों को अलर्ट कर दिया है कि ऐसे कुछ फेक प्रोफाइल्स जो है वो चल रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहें। और वहीं पे कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी के साथ हम अगली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। हाल ही में आपने देखा कि एमएस स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली देखने को मिली। सब लोग खुश थे और बढ़ चढ़कर लोग भी पहुंचे। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित भी किया, पर जो अब हालात या फिर जो स्थिति एमएस स्टेडियम की बनी हुई है, उसे देखकर स्पोर्ट्स की दुनिया से लोग काफी ज्यादा निराश हैं। सर, इस तरह के जो विजुअल सामने आए एमएस स्टेडियम से, यहाँ पे सिर्फ गंदगी देखने को मिल पा रही है, कई प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े हो रहे हैं। आपका क्या कहना है? अर्षा, ठीक कहा आपने। बदकिस्मती की बात यह है कि ये काम प्रधानमंत्री का नहीं था, बल्कि उन लोगों का था जिन्होंने वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि प्रधानमंत्री की रैली हो जाए। रैली के बाद उन लोगों को ये देखना चाहिए था कि जिस हालत में स्टेडियम उन्हें मिला था, वापस उसे उसी तरह जो है वो रखा जाए और फिर हैंड ओवर किया जाए दोबारा। लेकिन आदित्य आज वहाँ, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो वहाँ गए। एमएस स्टेडियम की हालत कितनी खस्ता है हम बयान नहीं कर सकते हैं, और जितने भी स्पोर्ट्स लवर हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। बहुत दुख हुआ ये देखकर कि किस बेदर्दी से जो है वो इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को यूज़ किया गया, और उसके बाद बगैर परवाह किए कि रैली के लिए तो सिर्फ ये एक दिन यूज़ होना है, लेकिन उसके बाद साल के जो 364 दिन हैं ये तब यूज़ किया जाएगा। इसलिए यूज़ किया जाएगा कि यहाँ पे जितने भी बडिंग क्रिकेटर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनके लिए जो है ये स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो यूज़ होता है। वहाँ पे रोज़ बच्चे जो है वो प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि प्रशासन द्वारा भी जो है वो इसकी सिद्ध नहीं ली गई कि अगर वहाँ पे हालत इतनी खस्ता है। आप देखेंगे तो टेंट के जो फटे हुए कपड़े वो वहाँ हमने देखे, इतने ज़्यादा खड्डे कर दिए गए हैं। किसी ने ये भी परवाह नहीं की है कि आप उन खड्डों को जो है वापस भरो ताकि स्टेडियम की हालत थोड़ा सा वैसी रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो हम बयान कर रहे हैं, आइए आदित्य की रिपोर्ट देखते हैं और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आपको हम बता दें कि स्पोर्ट्स लवर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अभी मैं मौजूद हूं जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में, और यहाँ की कुछ तस्वीरें जो हैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये विजुअल्स हम आपको बता दें कि ये मौलाना आज़ाद स्टेडियम के हैं, जहाँ पर अभी कुछ जो यूथ है वो खेलने के लिए आया है। लेकिन इस ग्राउंड की हालत आप देख सकते हैं। इस ग्राउंड में कितने बड़े बड़े खड्डे जो हैं वो कर दिए गए हैं, कचरा काफ़ी ज़्यादा है, और उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो सफाई का कोई भी अता पता नहीं है यहाँ पर। और जो स्पोर्ट्स लवर हैं जो कि रोज़ यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। पहुँचता है ये दर्दनाक तस्वीरें हैं जो हमारे एक स्पोर्ट्स लवर जो हम हैं, हमारे दिल को इतना दर्द पहुँचा कि ये एक लौता शायद स्टेडियम है जम्मू का, और जहाँ पे शायद कुछ जो लोकल क्लब्स हैं उनको आने की अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये था कि चलो हमारे एक जम्मू में एक स्टेडियम है जहाँ पे अभी लेजेंड क्रिकेट क्लब मैच हुए, हम इसको बना नहीं पाए उस तरह से। हमारे इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी आके बात की, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इसमें शायद हम रिफॉर्मेशन देख पाते, इसको और बढ़िया कर पाते। लेकिन जब हमने ये हालत देखी तो हमारा जो दिल है वो दर्द से फूट पड़ा, और मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरे एक भाई ने मेरे को जब ये फ़ोटोज़ भेजी तो मैंने आके देखा तो यहाँ पे हालत बहुत ख़राब थी। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चलें तो आपको बता दें कि रियल एस्टेट की दुनिया से जम्मू कश्मीर की जनता के लिए खुशखबरी, और अब यूं हम कह सकते हैं कि प्लॉट या फिर फ्लैट खरीदने पर जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा नहीं मिलेगा। सर, क्या है ये पूरी की पूरी कहानी, जरा बताएं। ये अर्शिया, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग जो है हमारे यहाँ, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, उसने एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाली है पब्लिक डोमेन में। वो ये है कि अब जो भी पहले हम देखते थे कि प्राइवेट जो कॉलोनाइजर्स होते थे वो कॉलोनी वगैरह बनाते थे, प्लॉट्स सेल करते थे, या फिर कोई ऐसा शख्स जो था वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता था, फ्लैट्स वगैरह जो था वो बेचता था। लेकिन इसमें कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है वो नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने जो है बहुत अच्छा किया है।
कोई भी मल्टी स्टोरिंग यानी 8 से ज़्यादा अगर आप कोई फ्लैट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसकी परमिशन आपको चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन बाकायदा होगी जिसमें आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लैंड के पेपर्स, आपकी NOCs, ये सब जो है वो पहले ही सबमिट होंगी। इसी तरह से जो प्लॉट्स वगैरह जो है उनकी भी परमिशन जो है, यानी जो प्रोजेक्ट आपका होगा उस प्रोजेक्ट की बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद ही आप सेल परचेज जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि अक्सर हमने देखा था कि इसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती थी और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी। फ्लैट हमने आज बुक किया, जो ऐड हम देखते हैं उसमें लिखा होता है कि साल में आपको पोजीशन देंगे, लेकिन 10 साल तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है और ऐसे में लोग जो है बेचारे लिटिगेशन वगैरह में फंस जाते हैं, पैसा फंस जाता है। लेकिन सरकार ने अब थोड़ा सा इस रियल एस्टेट को जो है वो स्ट्रीमलाइन किया है और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि इससे आम लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा और आम लोगों ने इस सिलसिले में राहत भी ली होगी। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो कश्मीर का जिक्र यहाँ पे करते हैं। कश्मीर जो कि हमेशा टूरिस्ट प्लेस मानी जाती है, देश विदेश से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, फिरने के लिए आते हैं, पर एक ऐसे शख्स जो कि पुणे के रहने वाले हैं और कश्मीर में आए थे अपने परिवार के साथ, निशात गार्डन का दौरा करते हैं, घूमते हैं, सेल्फीज क्लिक करवाने के लिए पहुंचते हैं, पर जो फीडबैक देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहता है। और कहीं ना कहीं सर मान सकते हैं कि इस तरह के अगर फीडबैक आना शुरू हो गए तो जो एक कश्मीर को जिस तरह से देखा जाता है उसमें भी एक प्रश्न चिन्ह सामने आएंगे। अच्छा, ठीक है आपने। और जहाँ तक कश्मीर के बगीचों का सवाल है, ये तो ऐतिहासिक बगीचे हैं और हज़ारों लोग जो है वो रोज़ वहाँ पे जाते हैं, आनंद लेते हैं इन बगीचों का। लेकिन अफसोस की बात ये है कि थोड़ा सा साफ़ सफाई को लेकर, वॉशरूम्स को लेकर, जो मेल फीमेल वहाँ टॉयलेट्स हैं उनको लेकर एक जो टूरिस्ट हैं वो भड़क गए हैं और उन्होंने देखा है, उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए जो है वो प्रशासन से अपील की है कि कम से कम साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए। और क्यों नहीं, आप पर हेड जो है वहाँ पे टिकट जो है वो लेते हैं एंट्री का, तो 25 रुपये अगर आप एंट्री लेते हैं तो अगर दिन को 20 या 25 हज़ार लोग जाते हैं तो तकरीबन 3-4 लाख रुपया पर डे आप जो है वो इकट्ठा करते हैं। तो अगर इसका 5% या 10% भी साफ़ सफाई या वॉशरूम्स वगैरह पे खर्च करेंगे तो मुझे लगता है वर्ल्ड क्लास वॉशरूम्स जो है वो वहाँ पे बन सकते हैं, मेंटेन हो सकते हैं। तो ऐसे में जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आते हैं, और जम्मू कश्मीर अपनी मेहमान नवाजी के लिए जो है वो माना जाता है, तो उन टूरिस्टों को जो है एक अच्छा फीडबैक यहाँ से वापस जो है वो लेना चाहिए, बजाय इसके कि अगर ऐसे गंदगी वाले वॉशरूम्स वगैरह हम उनको दें और पैसा चार्ज करने के बावजूद भी अगर हमारा सर्विस फेलियर होगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिर्फ डिपार्टमेंट का नहीं बल्कि LG एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो फेलियर हम इसको मान सकते हैं। तो वहाँ क्या कुछ कहा इस टूरिस्ट ने, आइए सुनते हैं। Wonderful garden here and it is so beautiful from outside. You charge 24 rupees per person. You get almost 25,000 people coming daily and your toilets are in absolutely rubbish condition. There is no water in the gents toilet and the ladies toilet is smelling so badly that my wife couldn't go there. Since you are charging money, you should use that money to at least fix the toilet. You are spoiling the name of our country. Anyone is coming from abroad, foreigners are coming. What will they think about our country? Yes. So we need, when Modi is saying clean, Swachha Bharat and all that, we keep our toilet dirty in such a beautiful location where worldwide tourists are coming. You have a social responsibility to get that toilet fixed. The toilet should have water. The toilet should have proper cleaning. इसी के साथ आखिरी अपडेट पर आपको लेकर चले तो उधमपुर के चनैनी से बड़ी खबर सामने आई, जहां पे ये बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में 3 युवकों के शव बरामद किए गए हैं। और ये भी यहां पे बताया जा रहा है कि ये युवक जो है ये रोड पावर लाइन के सामान की रखवाली किया करते थे। फिलहाल इस पूरे मामले को जो है वो दर्ज करके आगामी जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। तस्वीरें दिखाते हैं चनैनी से।
इसी के साथ आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।